नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। हम जो सीरीज़ चला रहे हैं आपकी सीटेट पेपर 2 की, उस सीरीज़ में हम आज देखेंगे आपका एग्ज़ाम हुआ था 2 जैन 2023 में। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपका आज का मोटिवेशन क्या है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही क्या करता है, व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आपको सफल बनना है तो टाइम का और एजुकेशन का सही से उपयोग करें और सफल हो जाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हमारा है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोल रहा है अ बॉडी कैन हैव जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई बॉडी है तो उसकी क्या है, शून्य दूरी है किंतु अशून्य विस्थापन है। देखिए होता क्या है कि कोई भी जो बॉडी होती है, मतलब कोई भी वस्तु होती है, उसका जो शून्य जो जीरो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि जीरो क्या डिस्टेंस। अब कैसे होती है देख के समझ लेती है इसको थोड़ा सा ध्यान से। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ए पोजीशन से गया यहाँ पर, इसने क्या किया 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद में वो वापस आ गया, कितना 5 किलोमीटर चलकर। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, उसने डिस्टेंस कवर की 5 और 5 10 किलोमीटर उससे डिस्टेंस कवर की। और वहीं पर क्या हुआ कि वो उसी पोजीशन पर वापस आ गया। तो क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो इसीलिए किसी भी वस्तु का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आपका क्या ऑप्शन नंबर बी को। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है अ बॉडी कैन हैव जीरो स्पीड बट नॉन जीरो वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की शून्य चाल किंतु अशून्य वेग हो सकता है। अब देखिए कोई भी मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब जैसे आपका होता क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी होती है। तो देखिए स्पीड आपका क्या होता है, चाल होती है आपकी आपकी चाल शून्य है, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो क्या होगा, वो भी शून्य होगा, ना कि क्या, ना कि क्या अशून्य हो। अब होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा सही से, तो मान लीजिए कोई जो आपकी मतलब जो आपका क्या होता है वेलोसिटी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूरी बटे समय। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड पता होनी चाहिए। और अगर आपकी स्पीड, आपका जो वेग है, मतलब जो आपकी चाल है, अगर वही शून्य है तो ये आपका शून्य नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्या आपको हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब वहीं पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है क्या, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब किसी वस्तु का जो शून्य वेग है किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मतलब ये आपका कोई एक व्यक्ति है जिसने एक बॉल ऊपर फेंकी। क्या किया, उसने एक बॉल ऊपर तरफ फेंक दिया। अब होता क्या है कि जब उसने फेंका होगा तो उसके पास क्या होगी, इस वेलोसिटी होगी, मतलब कुछ उसका वेग होगा। पहुंचने के बाद में जहां पर वो रुकी वहां पर जो उसका वेग होगा, क्या उसका जो वेग क्या हो जाएगा, उसका वेग उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है हमारा कि अ बॉडी कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब किसी वस्तु का शून्य विस्थापन हो सकता है किंतु अशून्य वेग नहीं हो सकता है। ठीक है ना? जो अभी देख चुके हैं पहले ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है हमारा टी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा कि अ सैंपल ऑफ वाटर बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब बोल रहा है कि जल का कोई नमूना सामान्य तापमान पर
102 डिग्री सेल्सियस और सामान्य दाब पर उबलता है। क्या हो रहा है? उबल रहा है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको पता हो थोड़ी सी कि कोई भी चीज़ हो, मतलब पानी किसी भी टेम्परेचर क्या हो रहा हो, बॉयल हो रहा हो, चाहे वो 102 डिग्री पर बॉयल हो रहा हो या आपका 110 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा हो, गर्म हो रहा, खोल रहा हो, लेकिन जब भी उसे बर्फ़ बनना होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए तापमान, तभी वो क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका सही हो जाएगा, यानी कि इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 हमसे पूछ रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ पढ़िए एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली, मतलब पैराग्राफ पढ़ के जो ऑप्शन है आपके वो सही से बताइए। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट होगा, यहाँ पर आपका सेकंड होगा और ये आपका क्या होगा, थर्ड एंड सो ऑन फोर्थ। अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है उसके बारे में क्या दिया गया, हमको जानकारी दी गई है कि थिक वॉल्ड बैग है, मतलब कि कोई क्या हुआ है, मतलब जो बैग वो कैसा है, चौड़ा है, मतलब उसकी जो पट्टी वो कैसी, मोटी है। एक शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, जो उसका शेप है वो कैसा है, जे के समान है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी, मतलब माउथ से लेकर एनस तक, उसमें क्या सबसे चौड़ा हिस्सा है। ठीक है ना। तो क्या होता है, आप देखिए इस इमेज को अगर देख पा रहे हो सही से, तो जो आपका दिखाई पड़ा ना जे के समान, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये क्या आपका, ये आपका स्टोमच, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टोमच। ठीक है ना। अब वहीं पर जो आपका क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप मतलब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि इट रिसीव्स फूड फ्रॉम, मतलब वो जो आपका स्टोमच है वो आपका भोजन कहाँ से रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, भोजन, मतलब कि भोजन कहाँ से रिसीव करता है। और ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि अदर एंड, दूसरा एंड क्या होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज को फिर से देखिए, ये जो आपका क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस से कहाँ पे आएगा, आपका स्टोमच में आएगा, तो रिसीव कहाँ से कर रहा है, आपका ईसोफेगस से रिसीव कर रहा है, और लेके कहाँ पे जा रहा है, ये लेके जा रहा है आपके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपको पता हो कि ईसोफेगस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है आपका, वो नाम है आपका क्या, फूड पाइप। ठीक है ना। ईसोफेगस को हम क्या नाम देते हैं, फूड पाइप नाम देते हैं। और जो आपका स्टमच होता है उसमें क्या होता है, स्टमच में आपका होता है क्या, एक्सियल होता है। अब एक्सियल क्यों होता है, एक्सियल इसके लिए होता है कि मतलब वहाँ पर जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कर सके, किल कर सके। ठीक है ना। अब जब मान लीजिए कोई आपका जो मीडियम है वो कैसा हो गया, आपका एसिडिक हो गया, एसिडिक मीडियम में कोई भी चीज़ मतलब जिंदा नहीं रह सकती है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, देखिए अब समझ में आएगा ना आपके कि जो आपका पहला होगा वो क्या होगा, आपका स्टोमच, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या बोल रहा है कि एक महिला है, कौन है, एक महिला है जिसका क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल अपने घर से कहाँ पे 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने बैंक तक जाती है। मतलब क्या है, एक महिला है अपने घर से कहाँ जा रही है, वो जा रही है कहाँ पर, बैंक। ओके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल चलाकर, कितना, 20 किलोमीटर प्रति आवर, किससे, चाल, मतलब कि चाल से जा रही है वो। और कितनी दूरी है उसकी दूरी है 5 किलोमीटर। अब आगे बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है, वापस आती है। तो वापस किसी, मतलब उस वही दूरी वापस आ रही है, मतलब 5 किलोमीटर दूरी वापस आ रही, वो वही महिला कितनी की स्पीड से, वो आ रही है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रही है। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, औसत चाल क्या होगी, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी।
अगर आपको फार्मूला याद होगा तो फार्मूला क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का, हमारे एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है आपका क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले उसकी टोटल डिस्टेंस क्या है। देखिए वो महिला यहाँ से यहाँ पर गई और यहाँ से यहाँ पर वापस आई, तो क्या हुआ, वो 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई, तो कितनी दूरी उसने तय की, उसने की आपकी 10 किलोमीटर दूरी के तय की। अब निकालते हैं टोटल समय, मतलब टोटल टाइम निकालते हैं। क्योंकि वो 2 बार आगे पीछे गई थी, तो होता क्या है कि एक बार हम निकालेंगे हम वो गई और एक बार निकालेंगे वो वापस आई। तो पहले निकालते हैं जाने के लिए। तो पहले जब यहाँ से वहाँ पर गई, जैसे आपको पता है फार्मूला होता है कौन सा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसका होता है, ये होता है आपका स्पीड का फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस हमको दी हुई है, निकालना क्या हमें, समय निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और वो भी किसका निकालना है, एक बार का निकालना है। तो हम क्या डाल देंगे, T1 डाल देंगे। और डिस्टेंस क्या हमारी, डिस्टेंस दूरी क्या हमारी, दूरी हमारी 5 किलोमीटर। और स्पीड क्या है इस टाइम पे, जो आपकी मतलब चाल है वो कितनी है, वो आपकी है 20 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 5 चौकू 20 यानी कि 1/4। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 0.2। हमने क्या निकाला, समय निकाला। और समय किस में होता है आपका, आवर में होता है, किसमें, घंटे में है ये हमारा। और वहीं पर अब निकाल लेते हैं कौन सा टाइम, दूसरे वाले का, मतलब जो वापस आया उसका टाइम निकाल लेते हैं, मतलब ये वाले का। तो कैसे निकालें, डिस्टेंस क्या हमारी वही है, दूरी 5 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है वो। तो 5 छक्का 30 यानी कि 1/6। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.167, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका घंटे में। तो क्या मिल गया हमको, टाइम मिल गया। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम T1 प्लस T2। अब T1 कितना है, T1 हमारा 0.2 और T2 कितना है 0.167। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 6 और 2 1 3 दशमलव ये 0, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में क्या डाल देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। तो हो जाएगा आपका एवरेज क्या, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 10 किलोमीटर और टाइम कितना हमारा 0.367। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका क्या अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेरियस एग्रीकल्चर प्रोसेस इज करेक्ट। मतलब कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है फसल कटाई से पूर्व क्या कर रहे हैं, विनोइंग कर रहे हैं। जबकि क्या होता है फसल कटाई के बाद क्या की जाती, विनोइंग की जाती है। अब ऑप्शन में बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है जुताई से पूर्व क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, आपने जुताई नहीं की तो बुआई कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है जुताई के बाद क्या होती है, बुआई होती है। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला हमारा बोल रहा है कि थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है। जबकि थ्रेसिंग से पहले क्या करनी पड़ती है, हमको जुताई करनी पड़ती है। तो मेन काम तो अब क्या होता है खेत में, जुताई करना। उसके बाद क्या होगी आपकी थ्रेसिंग होगी। चलिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारा लास्ट ऑप्शन बोल रहा है फसल कटाई के बाद क्या करनी है, थ्रेसिंग करनी है। बिल्कुल सही बात है, थ्रेसिंग इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है, इसमें आपको एक चार्ट दी हुई है किसकी, वेदर की, वो भी किसकी, इंडिया के सिटीज़ की। हमको एक डाटा देख के बताना पड़ेगा कि मतलब ये कौन से जगह का हो सकता है। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो वर्षा है मतलब रेनफॉल वो कितना मिलीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है।
जनवरी और फरवरी से लेकर जून तक क्या आपकी वर्षा कम हो रही है, लेकिन जुलाई के टाइम पे क्या है काफ़ी तेज़ी से बारिश हुई है। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो आपका जो टेम्परेचर जो है, मतलब जो तापमान, इसमें जो तापमान आपका है वो कैसा है, ज़्यादा अंतर नहीं डाल रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन आंसर क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है ना, तो अब आप ये बताइएगा, अगर आप ये वीडियो मतलब अच्छे से देख पा रहे हो तो चेन्नई, जोधपुर, कोच्चि और शिमला ये कौन सी स्टेट में आते हैं, कौन सी स्टेट में ये आते हैं, ये आपको क्या बताना है, कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब कोई आपका मेटल क्या आपका मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो क्या बनता है आपका, तुम्हारा बनता है क्या, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है आसमान में रिलीज हो जाती है वायुमंडल में। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, हमारा ऑप्शन है बी वाला क्या है, बी बोल रहा है कि जनरली जो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, सुचालक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, किसके, मतलब कि विद्युत के। और वहीं पर हमारा क्या बोल रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी है हमारा मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आपके जो मेटल होते हैं, मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिक इन नेचर, कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं, ना कि आपके अम्लीय हों। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ये क्या गलत है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में डी क्या बोल रहा है हमारा, डी बोल रहा है सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गैस फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, ओके, हुज प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ गैस वाटर। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो फ्रॉग होता है वो किसके मतलब द्वारा हार्मोन ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और किसकी प्रेजेंस में। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो देखिए जो लार्वा होता है इसका क्या होता है, लार्वा से क्या बनना आपका एडल्ट फ्रॉग बन रहा है। ये जो प्रक्रिया होती है ना धीरे धीरे करके मतलब चेंज हो रहा है उसके फॉर्म में, इसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कोई दिक्कत, चलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, मेटामॉर्फोसिस। अब उसके बाद में क्या होता है आपका जो हार्मोन होता है वहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होता है, वो आपका हार्मोन होता है कौन सा, तो आपका कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है आपका कौन सा, आयोडीन की प्रेजेंस में होता है। क्योंकि पता है आपको जो पानी होता है उसमें क्या होती है, आयोडीन मिली होती है। तो इसीलिए जब को ऑप्शन नंबर 3 है सी वाला वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या हमारा बोल रहा है, 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। कैसा पूछ रहा है, क्षारकीय पूछ रहा है। निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा एक समुच्चय क्षारकीय प्रकृति का है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ विनेगर, यानी कि छिरका। आपको पता है जो छिरका होता है कैसा होता है आपका, अम्लीय होता है। ठीक है ना, और उसके बाद लिखा हुआ हमारा क्या, लेमन जूस, यानी कि जो आपका नींबू का रस होता है। अब नींबू का रस कैसा है आपका, अम्लीय है। देखिए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो स्मार्ट बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑप्शन देख के क्या कर लेगा, इन ऑप्शंस को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। कि मतलब आपको जो ऑप्शन नंबर ए, बी
और जो डी वाला है वो क्या आपका गलत आंसर मतलब ऑप्शन है। बच्चा क्या आपका सी नंबर बचा हुआ है, तो मार देगा करेक्ट एकदम फटाक से कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आपका आंसर क्या आपका सी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या हमारा बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि मतलब ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। आपका असर्शन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड इंक्रीज ऑन मेल्टिंग, यानी कि गलन पर सभी ठोसों के जो आयतन होते हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ऑल सॉलिड मतलब सारे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, आपका एक्सेप्शन है कौन सा, आपका आइस या वाटर। जो का पानी होता है उसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया उल्टी होती है। अगर आपने देखा होगा जो आपकी बर्फ़ होती है वो जब मतलब जो आपका पानी होता है वो जब बर्फ़ बनता है तो उसका क्या साइज होता है, वो साइज बढ़ जाता है। किसमें, तो साइज तो बढ़ता है लेकिन जो उसके मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम रह जाते हैं। तो यही मतलब कहना चाह रहा है कि मतलब जब वॉल्यूम आपका होता है वो कैसा होता है, और सॉलिड का इंक्रीज होता है, लेकिन कब, मेल्ट होने पर मतलब पिघलने पर। जबकि जो पानी होता है आइस वाला उसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये क्या आपका अपवाद है, क्या है आपका एक्सेप्शन है। वहीं पर रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है हमारा कि द साइज ऑफ द एटम कंप्रेसिंग द सॉलिड इंक्रीज व्हेन दे मेल्ट, मतलब कि गलन पर ठोस के परमाणुओं का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए इमेज आप देख लीजिए जरा। अब सीन क्या होता है कि आपको पता जो गैस होती है उस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स आपके काफ़ी दूर दूर होते हैं, और वहीं पर लिक्विड में थोड़ा सा पास पास होते हैं और सॉलिड में बहुत ही पास होते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइज होता है एटम का वो चेंज हो। एटम का साइज सेम रहता है, लेकिन जो उसकी डिस्टेंस होती है, मतलब मान लीजिए सॉलिड में क्या है, सॉलिड में मतलब कि ये दोनों कितने पास पास हैं, ठीक है ना। और वहीं पर लिक्विड में क्या है, लिक्विड में मतलब ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे है। और वहीं पर आपका क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, आपकी गैस है, गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे बहुत ही दूरी पर होंगे, लेकिन जो साइज होगा ना वो सबका क्या होगा, सेम होगा। चलिए तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए भी आपका गलत है और आर भी आपका गलत है। तो ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ मैचिंग दी हुई है और उसको हम क्या बताना है कि किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा कि आपका नमक और जल को हम क्या करते हैं, मान लीजिए नमक में जल मिला हुआ है, जल में नमक मिला हुआ है आपका। अब हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग करना है तो क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, आपका जो जल होगा वो हवा बन के उड़ जाएगा, हवा बन के उड़ जाएगा। तो उस प्रक्रिया का बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बाष्पन, यानी कि एवापोरेशन। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए डी का सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब आपका जो आंसर है, आंसर आपको साफ साफ मिल गया, आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन हम जरा देख लेते हैं जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसी हैं। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो शर्करा होता है, मतलब कि आपने मान लीजिए चाशनी बना दी। जब चाशनी बनाई तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, सीधी सी बात है, उसको क्या करें, गर्म कर दें, क्रिस्टलाइजेशन कर दें। तो जो पानी होगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा और क्या बचेगा आपका, शक्कर बचेगी। तो किस में आएगा आपका, वो आपका आएगा क्रिस्टलाइजेशन में। अब वहीं पर बेजेट मतलब आपका क्या दिया हुआ है, नेप्थलीन कि मतलब क्या दिए, मतलब कि बॉल है आपकी, और नमक है। ये सब देखा होगा जो मतलब टॉयलेट वगैरह होती है ना, वहाँ पे क्या पड़ी होती है आपकी, नेप्थलीन बॉल पड़ी हुई होती है। तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, उसको हम अलग करते हैं किस प्रकार से, वो हम करते हैं किससे, वो करते हैं हम सब्लिमेशन से, ठीक है ना, यानी कि सब्लिमेशन से करते हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है, आपका सब्लिमेशन होता है कोई भी चीज़ सीधा सॉलिड से कहाँ पे जा रही है, गैस पे, कहाँ पे चली जाए, गैस पे चली जाए। लिक्विड पे जाने की बजाय कहाँ पे चली जाए, गैस पे चली जाए। मतलब कि ठोस से सीधा कहाँ पे जाए, आपका चला जाए किस पे, गैस पे, ठीक है ना।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? हमारा 12 बोल रहा है कि मतलब कोई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, मतलब कि हवा में क्या है किसी भी चीज़ का वजन कितना दिया हुआ है? 150 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? हवा में क्या है उसका 150 न्यूटन का क्या उसमें वजन है। ठीक है, अब वहीं पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड ए कितना है? 100 ग्राम, मतलब कि द्रव ए में जो वस्तु का जो भार है वो कितना है? 100 ग्राम है। मतलब मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर एक जो द्रव्य है ए, उसमें जो मतलब कि जो भार है किसका, वस्तु का, वो कितना है? 100 न्यूटन है। ठीक है, और वहीं पर जो आपका जो वस्तु बी है उसका कितना है? उसका आपका है 95। वस्तु बी का क्या है आपका? वस्तु बी का आपका 95 न्यूटन उसका भार है। चलिए आप पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है हमारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए के घनत्व से क्या है? ज़्यादा है। अब देख लीजिए कि जो द्रव्य बी है उसका कितना, उसका आपका 95 है, और द्रव्य ए का कितना है? द्रव्य ए का आपका कितना 100 है, कितना 100 है। लेकिन किसकी तुलना करनी है? हम इससे तुलना कर रहे हैं, तो 150 में से अगर माइनस करेंगे 95 को तो ज़्यादा बचेगा, और 100 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, मतलब कितना बच जाएगा आपका 50 बच जाएगा, और ये बचेगा आपका कितना 55 बचेगा। तो इसीलिए द्रव्य बी का जो घनत्व होगा क्या होगा? द्रव्य ए की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो बी ऑप्शन है, बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि आपका द्रव्य बी में वस्तु पर कार्यरत बल है वो द्रव्य ए की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। अब होता क्या है, जो बायेंट फोर्स होता है किस पर? ऑब्जेक्ट बी पर क्या है? ज़्यादा है किसके? ए की तुलना में। अब हमको ये बताइए बायेंट फोर्स क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एक बीकर है, हमने इसमें क्या डाल दिया? हमने इसमें डाल दिया एक बॉल डाल दी, इसमें क्या डाल दिया? बॉल डाल दी। अब होता क्या है कि जब ये इस पर जाएगी तो एक फोर्स लगाएगी, और इसी के अपोजिट में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो जो अपोजिट जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं? बायेंट फोर्स बोलते हैं। अब देख लीजिए कि जो मतलब आपका जो द्रव्य बी है उसकी तुलना में जो द्रव्य ए का क्या है? कम है। ठीक है ना, ये देखिए ये 55 है, इसका ये कितना? ये आपका 50 है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं पर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि जो वस्तु द्रव्य ए में तैरती है वह द्रव्य बी में भी निश्चित रूप से तैरेगी। अब जो ए का जो मतलब जो बी में जो ई में जो डिफरेंस है वो कितना है? 55 में है, मतलब 50 का है। वहीं पर बी में कितना डिफरेंस है? 55 का है। तो जो चीज़ 50 में तैर सकती है तो 55 में तो मतलब और आसान उसके लिए तैरना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ए बी सी आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। 13 क्या बोल रहा है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। क्या कीजिए? सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या? ए बोल रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, मतलब जो आपका उत्तल दर्पण होता है सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये क्या आपका? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है आपका। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी जो परछाई इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? यहाँ पर बन रही है पीछे तरफ। तो कोई भी जो इमेज पीछे तरफ बनती है वो कैसी होती है? हमेशा रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और कैसी होती है? छोटी होती है साइज में इसकी तुलना में। तो देखिए ये हमारा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इमेज कैसी होगी? हमेशा रियल होगी। क्या इमेज हमेशा रियल होगी? बिल्कुल नहीं। कैसी होती है इमेज? इमेज होती है हमारी कैसी? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल आपकी इमेज होती है। और कैसी होती है? छोटे साइज की होती है। कैसी? छोटे साइज की होगी। अब आगे क्या बोल रहा है हमारा? आगे बोल रहा है कि आपका कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, मतलब जो आपका कॉनकेव मिरर होता है
वो कैसा बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो इमेज बनती है आगे बनती है और पीछे ही बनती है। तो कैसी होगी, रियल भी होगी और वर्चुअल भी होगी, दोनों प्रकार की होगी उसकी इमेज। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ कैसी है, वर्चुअल है। बिल्कुल गलत बात है। कैसी होती है यहाँ पर आपकी वर्चुअल भी होगी और प्लस रियल भी होगी, ठीक है ना। वहीं पर अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, अगला ऑप्शन दे रहा है जो कॉनकेव लेंस होता है ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। मतलब कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, मतलब जो आपका अवतल लेंस होता है सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या आपका, ये आपकी बिल्कुल ही सही बात है। जब आपका कॉनकेव लेंस होता है हमेशा क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और वहीं पर जब आपका अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। मतलब जो उत्तल लेंस होगा वो वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या बोल रहा है हमारा, 14 बोल रहा है कि ये भी क्या आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपका असर्शन क्या है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि शक्कर का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब आप ये बताइए मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, पानी में डाल दिया क्या आपका पड़ा हुआ क्या HCl। अब आपको पता है कि जो आपका HCl होता है वो किस में ब्रेक होता है, आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। जबकि आपको जो शुगर होगी, शुगर क्या होती है आपकी, शुगर होती है आपकी क्या C6H12O6। अब ये क्या इसमें जिस प्रकार से आपका HCl ब्रेक हुआ है उस प्रकार क्या शुगर होगी, नहीं होगी। तो जब ये मतलब ब्रेक नहीं हो पाएगा तो मतलब अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। जब हमको पता चलेगा कि अब जो असर्शन है वो क्या आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका आगे आपकी गलत हो जाएंगी। लेकिन क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक और चीज़ पूछी गई है कि आपका जो रीज़न है वो क्या है। आप देखते हैं रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न आपको बोल रहा है शुगर डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, शक्कर जल के आयतनों में वियोजित नहीं होता है। यानी कि आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा और बी आर आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं होगा विद रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स ऑफ फोर्सेस। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा, यानी कि कौन सा क्या है गलत है। क्या पूछ रहा है आपसे, हमसे पूछ रहा है गलत के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो आपकी जो इमेजेस मतलब जो आपकी जो लाइंस दिखाई पड़ रही हैं आपको, वो ऐसी जाती इस प्रकार से, एक दूसरे के ऊपर कभी चढ़ती नहीं है। वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर कभी चढ़ती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि ईच लाइन इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व, मतलब जो प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र बनाती है। मतलब जो आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि यहाँ से चली और यहाँ पर वापस आ गई, ठीक है ना। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है हमारा इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है कैसी होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और आप देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये कहाँ से है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ना, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। और ऑप्शन में डी क्या बोल रहा है हमारा, डी बोल रहा है कि डी बोल रहा है हमारा क्या, डी बोल रहा है कि दे आर क्राउडेड नियर पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इन इज स्ट्रॉन्गर, मतलब कि यह ध्रुवों के निकट संतुलित हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रबल है। सही बात है, मतलब जो जहाँ पर आपको पता होना चाहिए
अगर आपने कभी मैग्नेट यूज़ की होगी बचपन में, तो जो मतलब आपका जो होता है किनारे की, मतलब जो आपके किनारे किनारे होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो मैग्नेट होती है कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। जब जो मतलब क्या होता है, बीच में इतनी मैग्नेट स्ट्रांग नहीं होती है। तो क्या होगा, इस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या है, वो सही आंसर है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, जबकि ये कहाँ पे जाती है, जाती है आपकी नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या बोल रहा है हमारा, 16 बोल रहा है कि स्कूल चाइल्ड, मतलब एक स्कूल का बच्चा है, कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि विद्यालय में एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों में रक्त बहने की क्या की शिकायत की है। ओके, एनहांसिंग इंक्लूडिंग द इंटेक ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्पफुल टू हिम, मतलब कि निम्नलिखित में से किसके सेवन में वृद्धि करने पर बच्चे के लिए क्या हो, बच्चे के लिए सहायक हो। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो ब्लीडिंग गम होता है, ब्लीडिंग गम्स, वो क्या होता है, वो आपके विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी आपको कहाँ से मिल जाएगा, वो आपको मिलता है हमेशा किसमें, आंवला में। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो इसका जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम विटामिन सी का, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। 17 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध सही वर्णन करता है। अब सहजीवी क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में कि एक मधुमक्खी है, वो फूल के साथ में क्या कर रही है, शहद ले रही है। लेकिन होता क्या है कि वो शहद तो ले रही होती है, लेकिन जो उसका पराग होता है फूल का, वो उसकी बॉडी में चिपक जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, मतलब जो जाता है आपका जो मधुमक्खी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो वही पराग दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आदान प्रदान दोनों हुआ साथ साथ, मतलब दोनों को फायदा हुआ। जहाँ पर मतलब जो आपकी मधुमक्खी होती है उसको क्या मिल गया, शहद मिल गया, और फूल को क्या मिल गया, फूल को मतलब उसे जो पराग होता है वो दूसरी जगह पे पहुँच गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि अ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवित जीवों की प्रजाति मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती है और जीवित रहती है। ओके, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, मतलब जीवों की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की कीमत पर लाभ पाती है, मतलब एक को फायदा और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है टू स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डेराइव बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे क्या कर रही है, लाभान्वित कर रही हैं। और ऑप्शन में डी क्या हमारा बोल रहा है, डी बोल रहा है कि थ्री स्पीसीज ऑफ म्यूचुअली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम हैबिटेट, मतलब कि जीवों की परस्पर तीन प्रजातियां एक ही आवास पर क्या करेंगी, साझा कर रही हैं। हमने क्या आपको बताया था, हमने बताया था आपको कि जो दो प्रजातियां होती हैं वो आपस में क्या करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, और वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बोल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है हमारा, 18 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिच्छेद के रूप में नहीं होता है। किसका नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं होता है, मतलब NaOH का क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं होता है। जबकि आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट और सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है किसमें, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। ये आपका एक कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है NCERT में बाकायदा मतलब मेंशन है कि मतलब ये जो मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपके क्या होते हैं, ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो ऑप्शन 18 का जो क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
आपका सवाल 19 क्या बोल रहा है? सवाल 19 पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। अब आपको पता होना चाहिए, आपका जो अमीबा होता है वो क्या होता है? सिंगल कोशिकीय होता है। और किस में आता है? आपका अमीबा आता है किस में? आपका अमीबा आता है किस में? मोनेरा में, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका जो पैरामीशियम और यूग्लिना होता है, ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये किस में आता है? ये आपके आते हैं किस में? ये आपके आते हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आते हैं। और जो आपका जो फंगस होती है वो किस में आता है? मतलब फंगस आपके आती है इसमें, आपके फंजाई में। जब का फाइलम मतलब फंजाई होता है उसमें आती है। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? आपका फंगस नहीं है, यानी कि मोल्ड नहीं है। चलिए बताइए, फंगस का जो आपका मतलब जो आपकी जो मशरूम होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। 20 आपका असर्शन और रीजन का सवाल है आपका। ये बोल रहा है कि असर्शन क्या दिया हुआ है? अ साउंड ऑफ विसल इज सीलर देन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस बाय बीटिंग अ ड्रम। मतलब कि किसी सीटी की ध्वनि किसी ढोलक की ताल से क्या है? अधिक तीक्ष्ण है। बिल्कुल सही बात है। जबकि क्या बोल रहा है हमारा रीजन, क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है हमारा, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द विसल इज हायर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम। सीटी द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपनों का आयाम ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनों से क्या है? उच्च है। जबकि ये बात पता होनी चाहिए आपको कि इसका उच्च नहीं कैसा होता है? इसका आपका होता है कैसा? निम्न। क्या होता है? निम्न, ठीक है ना। अगर यहाँ पर निम्न लिखा होता है तो को आपका जो काड़ा होता है वो क्या हो जाएगा? आपका वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उच्च लिखा हुआ, इसीलिए आपका जो रीज़न है वो क्या आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही है और आर आपका असत्य है। अब देखते हैं आपका 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्रीमेंट विद अवर कॉन्टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। मतलब विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारी समकालीन समझ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता है। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि साइंस इज ड्यूरेबल बट सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब जो विज्ञान है वो कैसा है? स्थायी, लेकिन कैसा है? परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही बात है। विज्ञान आपका ड्यूरेबल है और चेंज होता रहता है समय के साथ में। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मतलब कि जो वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए प्रेक्षण और प्रायोगिक प्रमाण एक महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा हमारा क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक आइडियाज आर अनअफेक्टेड बाई सोशल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग। मतलब जो वैज्ञानिक विचार होते हैं वो सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या होते हैं? अप्रभावित होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपके सामाजिक के लिए ही मतलब जो विज्ञान होता है वो कैसा होता है? निर्भर करता है कि आपका जो मतलब समाज है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। समाज की बेहतरी के लिए मतलब वैज्ञानिक अलग मतलब चीज़ें मतलब खोजते हैं, ठीक है ना। देखते हैं हमारा ऑप्शन में डी क्या बोल रहा है। डी बोल रहा है कि देयर इज़ नो सिंगल वे टू डू साइंस। मतलब विज्ञान को कार्य करने का कोई एक एकल मार्ग नहीं है। मतलब विज्ञान आपका हर जगह पे फैला हुआ है। मैथ में भी आपको विज्ञान देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, और अलग अलग मतलब जो विषय होते हैं वहाँ पे क्या मिलता है? आपको विज्ञान मिल जाता है। तो क्या होगा आपका क्वेश्चन में 21 का आंसर होगा आपका सी वाला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपका जो सवाल 22 है वो क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड यू रिकमेंडेड फॉर ओपन बुक टेस्ट। मतलब एक खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे? क्या देंगे? परामर्श देंगे। हमारा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ए पूछ रहा है,
स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट लॉ एंड प्रिंसिपल्स, मतलब कि महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों के कथन को क्या करें बच्चा याद कर ले। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लोज्ड बुक टेस्ट हो गया आपका, ये तो ओपन माइंडेड नहीं है आपका। आप बोल रहा है ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है हमारा डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, मतलब कि जो सार्थक परिघटनाओं की क्या बताएं परिभाषाएं बताए बच्चा। अब ये भी क्या आपका, ये भी आपका क्लोज्ड बुक टेस्ट टाइप में हो जाएगा। अब आपका क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्या हमारा सी है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला टू अनफैमिलियर सिचुएशन। अब परिचित स्थितियों में हमारा सूत्र क्या करना पड़ेगा, अनुप्रयोग, मतलब कि आपने कोई सूत्र बता दिया बच्चों को और बच्चा मतलब अपनी जो स्थितियां हैं, मतलब कि घर में क्या हो रहा है, मतलब वो एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर पाए जाके उन फार्मूला को, तो वो क्या आपको हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा ओपन बुक टेस्ट में आ जाएगा। वहीं पर जो आपको ऑप्शन में डी है, डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है हमारा डेरिवेशन ऑफ साइंटिफिक रिलेशनशिप, मतलब सार्थक संबंधों क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ये भी किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका क्लोज्ड बुक टेस्ट में आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या बोल रहे हैं, ये देखिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो अपना इंग्लिश में पढ़ ले। देखिए निम्नलिखित कथनों में से अवलोकनों को पहचानिए, कौन सा क्या आपका, कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सभी स्पेसीज वह संख्या जो जीवित रहकर वयस्क बन सकती हैं उससे कहीं बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है हमारी। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बोल रहा है हमारा, 24 हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। विज्ञान पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय वैधता के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम प्रकार से समझा रहा है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। हमारा ऑप्शन में ए है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैव टू बी लिंक्ड टू लर्नर लोकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, मतलब कि जो वैज्ञानिक संप्रदायों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से क्या करना जोड़ना, मतलब कि किसी बच्चे के जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी क्या करना पड़ेगा जोड़ पाए वो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ऑप्शन बी में, क्या हमारा बी हमारा साइंस हैज़ टू बी टॉक्ड विद द सोल फोकस ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मतलब केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विज्ञान को क्या करना शिक्षण होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ केवल पर्यावरण के बारे में, तो क्या हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा हमारा वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम हैज़ टू बी असेस्ड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ वैधता मतलब वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षा के बारे में, ये मतलब क्या हो गया, ये आपके वो आंसर्स नहीं हो पाएंगे जो आपका सही आंसर होना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा देयर शुड बी डेडिकेटेड चैप्टर्स टू एनवायरनमेंट एजुकेशन इन साइंस टेक्स्ट बुक, मतलब कुछ ऐसे पार्ट होने चाहिए जो सीधा किस में हो आपके साइंस की बुक में हो और बच्चा उसको पढ़ पाए। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण शिक्षण पर समर्पित पाठ होना चाहिए। तो इसका क्या है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर लिखा हुआ वैज्ञानिक संप्रदायों को शिक्षार्थियों के स्थानीय और सार्वत्रिक पर्यावरण के साथ का जोड़ना आपका, ठीक है ना। बढ़ते क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 क्या बोल रहा है, 25 हमारा बोल रहा है कि अ टीचर आस्क, देखिए हम इसको पढ़ते हैं हिंदी में। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उनके अपने घरों का जल क्या करना है इकट्ठा करना है, उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा क्या करना है नापना है। तत्पश्चात उसने उन्हें अपने परिणामों को सर्वाधिक उपयुक्त चित्रित रूप से चित्रण करने के लिए कहा। इस कार्य के द्वारा किन प्रक्रियाओं कौशलों का आकलन किया जा सकता है। आपका किसमें कम्युनिकेटिंग में, इसमें क्या मतलब संप्रेषण करना।
तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या बोल रहा है हमारा, 26 बोल रहा है कि हम इसको पढ़ते हैं हिंदी वाले में। 26 का बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के रंग के प्रभाव की जांच करवाना चाहती थी। क्या करवानी चाहती थी, पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के क्या असर पड़ता है, मतलब जो पौधा आपका होता है वो किस प्रकार से, मतलब प्रकाश के रंगों के हिसाब से कितना आगे ग्रो करेगा। उसने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न स्थितियों में जांच के कारण को परिवर्तित करते हुए और अन्य कारकों को स्थिर करते हुए एक प्रयोग व्यवस्था करने के लिए मार्गदर्शन किया। ओके, इस उद्देश्य के लिए व्यवस्था किए गए उनके प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों की वृद्धि एक निर्भर परिवर्ती होगी, प्रकाश का रंग एक निर्भर परिवर्ती होगा, पौधों का प्रकार एक निर्भर परिवर्ती होगा, प्रकाश का रंग एक नियंत्रित परिवर्ती होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पौधों की वृद्धि एक निर्भर परिवर्ती होगी, मतलब जो प्लांट का जो प्लांट ग्रोथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो कैसे होगी, वेरिएबल होगी, मतलब अलग अलग मतलब रंगों के साथ में क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है। 27 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट, यानी कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संप्रत्यय को प्रस्तावित करते हुए निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है हमारा स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर व्यक्त कीजिए। मतलब बच्चों समझाइए कि मतलब इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है। ओके, ऑप्शन में बी क्या बोला, बी बोला है इनिशिएटिंग अ डिस्कशन ऑन स्टूडेंट एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चेंज, मतलब विद्यार्थियों के दैनिक अवलोकन और परिवर्तन के अनुभवों पर चर्चा आरंभ करें। क्या करें, चर्चा आरंभ करें। के उसके बाद बोल रहा है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की धारणा का परिचय दीजिए। ये तो क्या होगा आपका साफ साफ गलत हो गया आपका, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को याद करने के लिए दे रहे हैं। भाई क्लास 6 का बच्चा इतना होशियार तो होता नहीं है कि आपने कोई रिएक्शन दे दी उसको वो याद कर ले, वो समझ जाए। उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझा पाएंगे तब तक बच्चा वो समझने को तैयार नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका दैनिक अवलोकन, मतलब कि जो आपका डेली का जो काम होता है उसको ऑब्जर्व करना और परिवर्तन को नापना। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर 28 क्या बोल रहा है हमारा, 28 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी गोस बियॉन्ड इंडिकेटिंग मेयर, क्या लिखा होगा यहाँ पे आर होगा, रिकॉल टू इंडिकेट कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स, निम्नलिखित शिक्षार्थियों की वैचारिक समझ को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता केवल पुनः स्मरण के संकेत से परे है। क्या है, परे है। तो हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले स्टेट ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम व्यक्त कीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिकॉल द यूनिट ऑफ करंट, धारा के एक मात्रक का पुनः स्मरण कीजिए। उसका बाद बोल रहा है प्रेडिक्ट द चेंज इन द करंट ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, ये बोला आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट, परिपथ के विभिन्न अवयवों के संकेतक पहचानिए। अगर हम देख पा रहे होंगे
तो यहाँ पर मतलब बच्चा खुद क्या कर रहा है, अपने एफर्ट लगा रहा है। किस में लगा रहा है, ये लगा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। क्या कर रहा है, वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में क्या हुए परिवर्तन का अनुमान लगा रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट मतलब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रति क्रम मूर्त से अमूर्त के की ओर के नियम का उल्लंघन करता है। क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है ना। पहले तो मैं ये बताइए, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या हम, आगमन आगमन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे आगमन विधि बोलते हैं। और आगमन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और वहीं पर अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, अमूर्त से मूर्त की तरफ, किसकी तरफ, मूर्त की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दे रहा है हमारा ऑप्शंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर ऑब्जर्व्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब कि आपका क्या बोल रहा है, परमाणु की संरचना प्रस्तावित करने से पूर्व विभिन्न प्रकार के पदार्थों की क्या करना पड़ेगा, प्रेक्षण किया जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंजेस प्रोसीड द इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करने से पूर्व रासायनिक परिवर्तनों का अवलोकन किया जाता है। उसका पूछ रहा आपसे वेरियस काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स आर डिस्कस्ड बिफोर टीचिंग द वेरियस एंड न्यूट्रिएंट्स। विभिन्न पोषणों के अध्यापन से पूर्व विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का क्या ना, चर्चा करना। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या दे रहा हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि विद्युत प्रस्तावित करने से पूर्व विद्युत आवेश का क्या करना पड़ेगा, समप्रत्यय प्रस्तुत किया जाए। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर क्या है कि ये मतलब बोल रहा है कि विद्युत प्रस्तावित करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या होगा, आपका उल्टा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपकी ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 30 बोल रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट यूजुअली बी कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट सोशियो साइंटिफिक इशूज। मतलब कि सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर संशोधित विकल्प देना के कॉम्प्रिहेंडिंग मीडिया रिपोर्ट ऑन सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। वैज्ञानिक रुचि के विषय पर मीडिया रिपोर्ट का बोध कराना। उसे बोल रहा है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप। कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता देना। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, एबिलिटी टू परस्यू साइंस एज अ डिसिप्लिन एट एन एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के एक उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता। तो ये क्या आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने मतलब जो क्वेश्चन दिए थे उनमें से बहुत से क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।